गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर आज हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ही लेक्चर नंबर 3। हैप्पी भाई दूज टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर नंबर है आज 3। अच्छा, इसी लेक्चर में मैं कमेंट्स पे भी रिएक्शन दूंगा। तो कमेंट्स जो आप करते हैं उनको इसी क्लास में देखूंगा एट द लास्ट। मतलब मैंने एक बार तो देखे ही हुए हैं, ऑफ कोर्स वाली बात है, बट स्टिल एट द लास्ट एक बार उनका रिप्लाई आपको कर दूंगा, बिकॉज वैसे मुझे रिप्लाई करना थोड़ा सा बहुत हैक्टिक काम लगता है। एक तो कमेंट्स का नंबर भी बढ़ जाता है उससे। चलो कोई नहीं। अब हम आते हैं सेंट्रल डोगमा पे। हमने पिछले लेक्चर को छोड़ा था, तो एक बार सेंट्रल डोगमा में आपको दोबारा बताऊंगा। सेंट्रल डोगमा पे हमने पिछला लेक्चर छोड़ा था। सेंट्रल डोगमा था क्या? ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा, देखना। सेंट्रल डोगमा किसने दिया था? बाय फ्रांसिस क्रिक। अगर मैं बात कर रहा हूं मॉडल की, तो वो मॉडल जो था, कौन सा मॉडल? राइट हैंडेड ट्विस्टेड फॉर्म, है ना। 34 नैनोमीटर, सॉरी 3.4 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर, 34 तो एंगस्ट्रॉम में हो गया, ठीक है। वो सब जो हमने देखा था पिछले लेक्चर में, वो तो मॉडल था। क्या था? एक बार वो भी रिवाइज कर लेंगे, एंड में करेंगे, बट ठीक है, वो एंड में करेंगे। पहले हम ये नए टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते हैं। सेंट्रल डोगमा के बारे में हमने पढ़ना था। फ्रांसिस क्रिक का ये देन है, उन्होंने बताया था इस चीज के बारे में। क्या कहा कि डीएनए जो है वो जाएगा और आरएनए बनाएगा, और आरएनए कौन सा? एमआरएनए जो है वो क्या बनाएगा? आगे प्रोटीन के लिए कोड करेगा, और इस प्रोटीन से क्या होगा? हमारी बॉडी में कोई ना कोई चीज का एक्सप्रेशन बनेगा। जैसे ध्यान से देखना, अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है, एक डीएनए से दोबारा डीएनए बन गया, तो इसको कहा गया था रेप्लिकेशन। क्या कहा गया था? रेप्लिकेशन। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा। ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन। आप एक को देखकर दूसरी चीज बना रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब प्रोटीन बनाना, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। कोड से कोड को ट्रांसलेट करना है किसी चीज के लिए, प्रोटीन के लिए, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांसलेशन। ये तो हो गया सेंट्रल डोगमा। अब थोड़े बहुत डेफिनेशन में आपको जो ये टर्म्स हैं ये लिखवाऊंगा। और एक चीज और, इन सब के ऊपर आपके लगभग 1 या 2 लेक्चर्स लगेंगे ही लगेंगे। रेप्लिकेशन 1 या 2 लेक्चर्स, एक सेमी कंजर्वेटिव समझाने के लिए रख सकता है, और एक अगला जो मेन मैकेनिज्म है उसको समझाने के लिए रख सकता है। 2 लेक्चर्स। ट्रांसक्रिप्शन, इसमें भी 2 लग ही जाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन शायद एक में भी हो सकता है, बट ट्रांसलेशन में भी 2 लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। और भी कई सारे टॉपिक्स, जैसे लैक ऑपर ऑन है, वो भी इसी लास्ट टॉपिक्स में आता है, ठीक है ना। तो कई सारे लेक्चर्स इसमें लग सकते हैं, और आपने मेरे ख्याल से लेक्चर प्लानर देख लिया होगा जो आपको दिया गया टेलीग्राम चैनल पे। चलिए, तो आप देख सकते हैं वहां पे आपको कब कब क्या क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं इन सब की, फिर हम आगे देखेंगे कि डीएनए पैकेज कैसे होता है। जैसे आपको पता है हमारा डीएनए है 2 मीटर का, और हमारा न्यूक्लियस कितना छोटा सा, हमें आंख से दिखेगा भी नहीं, माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस है। तो उसके अंदर पैकेज कैसे होगा? बहुत सारा आपने पढ़ा हुआ है, आपने ये मैंने आपको बताया हुआ है कि डीएनए से बनेगा क्रोमेटिन, से बनेगा क्रोमोसोम। अब वो क्रोमोसोम तक का सफर जो है वो कैसे वो करेगा कंप्लीट, उसको हम समझेंगे बाद में, मतलब इस सेंट्रल डोगमा के और रिवर्स सेंट्रल डोगमा के बाद में। रेप्लिकेशन क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग वन। ठीक है ना। नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन। द फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा, ये जो ट्रांसक्रिप्शन हम करेंगे इससे हमें क्या मिलेगा? सिंगल स्ट्रैंडेड मिलेगा ट्रांसक्रिप्शन से। डबल स्ट्रैंडेड हमें क्यों नहीं चाहिए वो हम बाद में देखेंगे। हमें डबल स्ट्रैंडेड नहीं चाहिए, डबल स्ट्रैंडेड से प्रोटीन नहीं बनेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बनेंगे। तो हमें ये सिंगल स्ट्रैंडेड मिलेगा, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन, द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। लास्ट है ट्रांसलेशन।
क्या करेंगे, mRNA की जगह कोई और RNA आएगा, कौन सा आएगा वो हम बाद में देखेंगे, tRNA होता है बता ही देते हैं, बट वो ट्रांसलेशन में मदद करेंगे। क्या करेंगे, दिखेंगे यहाँ से कौन सा mRNA में कौन से कोडोन है, वो भी बाद में पता चलेगा आपको क्या होता है, कोडोन होते हैं। और वो कोडोन कोडोन एक प्रोटीन देता है, जैसे आपने पढ़ा था GAG से बन गया था GUG, है ना, ये आपने देखा था ना वेलिन और उसमें सिकल सेल एनीमिया के केस में, है ना। तो बस वही है ये क्या था, एक कोडोन था। एक कोडोन पहले क्या दे रहा था, कुछ और ग्लूटामिक एसिड दे रहा था पहले, बाद में क्या दे रहा है, वेलिन दे रहा है। सिकल सेल एनीमिया याद करना है आपको, ठीक है ना। तो मतलब एक कोडोन एक प्रोटीन देता है, ठीक है। तो उस प्रोटीन तक जाने के लिए कौन मदद करता है, उसकी tRNA। बट वो हमारे काम का भी नहीं है, हमें क्या लिखना है, प्रोटीन फॉर्मेशन फ्रॉम mRNA इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो इसको नोट करना चाहो कर सकते हो, एक बार मैं इसकी भी पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ। बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, जूम शायद ज्यादा हो गया और उस साइड का दिख नहीं रहा। तो यस आई थिंक सो, अब ये चीज परफेक्ट होगी। हाँ जी, ऊपर से थोड़ा बहुत नहीं भी दिखेगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है। ओके, ये हो गया सेंट्रल डोगमा। देन कम्स रिवर्स सेंट्रल डोगमा। देखो सेंट्रल डोगमा कैसे जा रहा था वो आपने देखा, ये सेंट्रल डोगमा है। अब आपको क्या समझना है, रिवर्स सेंट्रल डोगमा। एक बात मेरी ध्यान से गौर करके सुनेंगे, प्रोटीन से दोबारा mRNA नहीं बन सकता, तो मतलब यहां पे रिवर्स नहीं हो सकता। रिवर्स कहां से कहां हो सकता है, यहां से यहां तक रिवर्स हो सकता है ये, और इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के लिए ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं। और भी कई एंजाइम्स आप पढ़ेंगे, टाइम टू टाइम आप देखेंगे। तो यहां पे मैं आपको लिखवा देता हूं कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम विल बी यूज्ड, ठीक है ना। इसी को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को ही हमने क्या कह दिया, रिवर्स सेंट्रल डोगमा कह दिया, रिवर्स सेंट्रल डोगमा। बिकॉज इसमें पूरा तो हो नहीं पाएगा, पूरा क्या मतलब, प्रोटीन से mRNA नहीं बन पाएगा, तो सिर्फ हमने mRNA से DNA बनने को ही क्या कह दिया, रिवर्स सेंट्रल डोगमा कह दिया या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कह दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स सेंट्रल डोगमा। और ये आपकी एंजाइम है जो कि इसके काम आएगी, ठीक है। इसको नोट करना चाहो कर सकते हो जल्दी से, 1 मिनट लगा के इसको नोट कर लीजिए। 1 मिनट तो क्या, वीडियो को पॉज करना 1 मिनट तक, फिर नोट कर लेना, ठीक है। कितना हो गया टाइम, अच्छा हमें 8 मिनट ही हो गए हैं अभी तो। ओके, तो ये है सेंट्रल डोगमा जो कि किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने। नेक्स्ट लेट्स कम टू दी पैकेजिंग ऑफ DNA। अब ऑफ कोर्स DNA की लेंथ जो है इन ह्यूमन इट इज 2.2 मीटर समथिंग, आपकी एनसीईआरटी में मेरे ख्याल 2 मीटर दिया हुआ है, नहीं हाँ 2.2 ही दिया हुआ है, 2.2 मीटर है। अब वो कितने, देखो 2.2 मीटर इज टू बी पैक्ड इन अ वेरी स्मॉल का क्या मतलब हुआ, नॉट विजिबल बाय आई, मैग्निफिशेंट, इसको आप कह सकते हो कि सिर्फ हमें मैग्नीफाइड उससे ही दिखेगा, नॉट विजिबल बाय नेकेड आईज, है ना, इनविजिबल तो नहीं कह सकते, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस, बिकॉज हम बात कर रहे हैं किसकी, ह्यूमन की, तो इतना सिर्फ हमने न्यूक्लियस में डालना है। न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻10 या -15 के ऑर्डर का होता है मीटर्स में, ठीक है ना। तो देखो आपको 2.5 मीटर का, लगभग 2.5 भी नहीं, 2 मान लो, चलो 2.25 मान लो उस, ओ यार मैंने माइक भी टच कर दिया, आपको आवाज थोड़ी बिगड़ी, क्या है ये हो गया अब, ठीक है ना। तो ये 2 मीटर का आपको देखो कितने छोटे से उसमें डालना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पैकेज करना पड़ेगा DNA को, है ना। हेंस DNA is to be packaged and condensed
टू डू दिस, टू डू द सेम। इसको करने के लिए हमें डीएनए को बहुत ज्यादा पैकेज करना पड़ेगा, बहुत कंडेंस करना पड़ेगा, बहुत छोटा करना पड़ेगा। अब वो हम कैसे करेंगे और कैसे ऑर्गेनिजम्स में कैसे कैसे होता है वो हम देखते हैं। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ यूकैरियोट्स में, तो वहां पे अलग होगा, प्रोकैरियोट्स में अलग होगा। अब आपको पता है यूकैरियोट्स में क्या होता है, डीएनए इज नॉट इन अ स्पेशल लाइक न्यूक्लियस में तो नहीं होता, ऐसे ही पड़ा होता है ना। अब ऐसे ही पड़ा होता है, जब वो पैकेज होता है, तो देखना, जैसे ये मैंने बना दिया यूकैरियोट्स का, यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, फिर आपको एनसीईआरटी से समझ भी आएगा और फिर नोट भी कर लेंगे। जैसे ये यूकैरियोट है, ये मैंने बना दी इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह, क्योंकि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स होती हैं, जैसे मीसोसोम वगैरह, तो आपने पढ़ा होगा ये। तो ये ऐसे है, ठीक है ना। अब उसके ऊपर, जैसे आपको पता है डीएनए क्या है, एक मिनट, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है ना। तो अब जैसे ये है, तो नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए है, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, उसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स आ जाएंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, और वो उसको पैकेज करना स्टार्ट कर देंगे। और कैसे पैकेज करेंगे, यहाँ पे वो डीएनए आ जाएगा एक जगह पे, जैसे जहाँ पे इनफोल्डिंग है वहीं पे एक जगह पे ऐसे लूप्स में आ जाएगा। ये आपका आ गया क्या, डीएनए लूप बना लेगा। देखो कितने ज्यादा लूप, और इस पूरे रीजन को जहां पे उसने लूप बना लिए, इस पूरे रीजन को हमने क्या कह दिया, न्यूक्लियोलस। ठीक है ना, न्यूक्लियोइड, ये न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोइड यार, ठीक है ना। ये क्या हो गया, न्यूक्लियोइड बन गया। तो ये है क्या, डीएनए ने लूप्स बना लिए एक जगह पे, कैसे, कैसे बनाए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, एनएचपीज, दैट मींस नॉन हिस्टोन प्रोटीन से उसने लूप्स बना लिए। तो एनएचपी के यहाँ पे मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। अब कुछ बेसिक चीजें मेरे ख्याल से इस पैराग्राफ में दी भी होंगी, हाँ देखो वो बेस पेयर्स वगैरह ये सब दे रखा है, बट स्टिल चलते हैं, हम रीडिंग से स्टार्ट करते हैं इसको देखना। इसको आप नोट कर लो। एक मिनट फिर से मेरे को, हाँ ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे भी, बट पहले हम एनसीईआरटी से रीड करेंगे। समझ तो आपको आ ही गया होगा क्या होता है इसमें, एनएचपीज आ जाते हैं, ठीक है ना, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आ जाएंगे जो कि डीएनए के साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है ना, उसके साथ जुड़ना स्टार्ट होंगे तो कंडेंस होता जाएगा और लूप बना लेगा कहाँ पे, एक स्पेशल जगह पे, जिसको हमने क्या कह दिया, न्यूक्लियोइड कह दिया। देखना पेज नंबर इज 99, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पहले ऊपर से ही पढ़ना था, पढ़ सकते हो, ये तो आपने पहले पढ़ा ही हुआ, वैसे कल के लेक्चर में बता दिया था मैंने 6.6 में, ये तो पहले फर्स्ट लेक्चर में बता दिया कि कितने बेस पेयर्स हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, 2.2 मीटर्स, फिर उन्होंने बताया लेंथ ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। यहां से स्टार्ट करते हैं रीड करना। इन प्रोकैरियोट्स सच एज ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, though they do not have a defined nucleus, the DNA is not scattered throughout the cell, पूरी तरह से फैला थोड़ी होता है एक जगह पे, हमने देख लिया ना लूप बना के बैठा है। DNA being negatively charged is held by some proteins that have positive charges in a region termed as nucleoid. The DNA in a nucleoid is arranged in large loops held by proteins. कौन से proteins, NHCs, NHPs। फिर आगे आपके पास यूकैरियोट्स का हम बाद में समझेंगे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ऑफ कोर्स वाली बात है यार। पहले हम ये वाला लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है ना, फिर से समझा देता हूँ, देखना। जैसे ये है क्या, ई कोलाई मान लो, चलो जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वही मान लो, ठीक है, और ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो, ठीक है ना। या ऐसा कह सकते हो कि ये इसकी क्या है, सेल एनवेलप है। तो डीएनए है, अब डीएनए जो है वो कैसे ऐसे लूप बना के एक जगह पे इकट्ठा हो गया, उस जगह को हमने क्या कह दिया, न्यूक्लियोइड कह दिया, ठीक है। अब यही चीज हम लिख लेते हैं, ये क्या है, प्रोकैरियोट है, तो प्रोकैरियोट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये ह्यूमन में ऐसा नहीं होता, ह्यूमन में तो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है ना, इसलिए
उसमें तो सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। ये क्या, एक मिनट, जी हाँ एक और अच्छा नहीं, तो हाँ कमेंट एक और आया है, बट चलिए कोई बात नहीं, गठेरी वो करेंगे ना रिएक्ट। ठीक है, आप ध्यान से समझेगा, ध्यान से समझिएगा। इन प्रोकैरियोट्स DNA is not surrounded by a well-defined nucleus. डीएनए के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस थोड़ी है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ी है कोई वेल डिफाइंड, वो तो ऐसे स्कैटर्ड भी नहीं है, बट इट इज नॉट इवन, इट्स नॉट इवन scattered free in the cell, पूरी तरह से फ्रीली स्कैटर्ड भी नहीं हुआ। ये क्या है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड is attaches to is रहने दो, attaches to NHPs non-histone proteins which are positively charged and become compact हो जाएगा in a certain region, किसी एक फिक्स रीजन में, called न्यूक्लियोइड called न्यूक्लियोइड। ठीक है, आगे यहां पे लिख रहा हूं मैं, in nucleoid it is in the form of large loops। ये है आपके पास प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग कैसे होगी। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज अभी टाइम तो है आपके पास यार, ऐसा तो नहीं हमने भागना है। देखना, अगर कोई क्रैश कोर्स आया, मतलब ये आपने देखा ना सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा, तो अगर बाय चांस मैं कोई क्रैश कोर्स यहाँ पे लेके आऊंगा इसी का ही, बायोलॉजी का ही, नीट का, तो उसमें देखने चैप्टर कितने जल्दी हम करेंगे, 4-5 लेक्चर्स, 4-5 भी ज्यादा बोल दिए, ठीक है ना। क्रैश कोर्स में तो 2 या 3 में लगते हैं, ठीक है, बट स्टिल ओके। देखना, ध्यान से सुनिएगा, ये इकोलाई है, ये उसकी सेल एनवेलप है, यहाँ पे ऐसे लूप में आ गया, देखो, और कैसे आया, किसकी मदद से आया, NHPs नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जो कि कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। ये चीज आपको याद रखनी है, बायोटेक्नोलॉजी में भी ये यूज होगी, बायोटेक्नोलॉजी में भी ये यूज होगी, डीएनए कैसा, नेगेटिवली चार्ज, वहां पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये काम आएगा। तो इसको आप नोट करना चाहो कर सकते हो। लेट मी जस्ट क्लिक अ फोटो ऑफ इट। फिर हम आएंगे कहाँ पे, पैकेजिंग ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए, एंड देन वी विल रिवाइज द लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर, सॉरी, ठीक है ना। And after that the lecture will be over and we will be reacting to the comments, your beautiful comments. Everybody's comments is beautiful, right? We'll listen and we'll ponder upon your comments. आप इस वीडियो में भी कमेंट्स करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई कमेंट कर रहे हैं, चाहे फिर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, तो गाली जब तक ना हो ना उसमें, मुझे अच्छा लगता है। गाली हो भी तो भी क्या ही कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना। अब जैसी जिसकी सोच। पैकेजिंग ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए, यूकैरियोटिक डीएनए की पैकेजिंग कैसे होगी, इस बात पे भी आपको गौर फरमाना है। लेट मी टेक अ बिगर चॉक फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल, कहाँ है, ओह एक मिनट, तो मैं पॉज कर, यस, सो वी आर बैक आफ्टर अ पॉज। पैकेजिंग ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए पे थे हम, चॉक लेने गया था, हाँ जी। तो यूकैरियोट में डीएनए कैसे पैक होगा, अब आपका डीएनए तो बहुत बड़ा है और वो न्यूक्लियस के अंदर ही है, तो इसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा। लेट मी शो यू अ पिक्चर बेस्ड ऑन दिस। ये देखिएगा, एक पिक्चर है आपके लिए,
इज इट विजिबल? अब आपको प्रॉपर विजिबल होगी। ये देखो, ये क्या है, डीएनए का डबल हेलिक्स है। डीएनए का डबल हेलिक्स ये है, तो ये पैक हो रहा है। देखो ये गोले गोले में से आ रहा है। देखो, गोला 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 गोले गोले के ऊपर रैप हो रहा है ना। ये गोले गोले क्या है, इनको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम बोलते हैं इनको, ठीक है ना। चलो वो हमारे काम का नहीं। फिर ये देखो क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है। ये क्या है, क्रोमैटिन डीएनए, ठीक है ना। फिर सुपर कोइल्ड डीएनए, ये कोइल्ड डीएनए भी कह सकते हो। फिर ये क्या है, सुपर कोइल्ड डीएनए। और फिर सुपर कोइल्ड डीएनए जब और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसको बोलेंगे क्रोमोसोम। ये हमें कहाँ मिलता है, एम फेज में, मेटाफेज में, ठीक है। ये देखो, ऐसे ही एक और डायग्राम आपके पास देखो, ये डीएनए हेलिक्स, ये क्या है आपके पास, ये गोले गोले क्या बताए थे आपको, न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। फिर ये आगे देखो, क्या ये न्यूक्लियोसोम्स ने इकट्ठे होकर क्या बना लिया, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन से बन गया क्रोमोसोम, ठीक है। ये देखो एक और पिक्चर है आपके पास, देखो ये देखो, डीएनए हेलिक्स से बना हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह लग गए, नॉन हिस्टोन न्यूक्लियोसोम बन गया, ठीक है। न्यूक्लियोसोम से ये देखो क्या है, ये क्रोमैटिन बन गए, क्रोमैटिन से सुपरकोइल्ड, सुपरकोइल्ड से क्रोमोसोम, देखो, ठीक है ना। तो ये आपको मुझे समझाना था, जो कि मैंने आपको एक दिखा दिया और अब मुझे बस समझाना है, ठीक है। तो पहले हम न्यूक्लियोसोम के बारे में समझेंगे। ये पहले हम एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, कि पहले न्यूक्लियोसोम, चलो पहले एनसीईआरटी रीड करते हैं, फिर न्यूक्लियोसोम के बारे में समझना आपको भी आसान हो जाएगा। देखना क्या कहा गया, इन यूकैरियोट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। अब आपको पता ही है यूकैरियोट्स में कितना कॉम्प्लेक्स होगा, बिकॉज एक छोटे से न्यूक्लियस में डालना है। देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स, बेसिक इन नेचर, कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है ना, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स है। A protein acquires charge depending upon the abundance of amino acids residues with the charged side chain। ये आपके कौन सी क्लास का टॉपिक है, बायोमोलिक्यूल्स का। Histones are rich in basic amino acid residues lysine and arginine। Both the amino acid residues carry positive charge in their side arms, hence histones are also positively charged। Histones are organized to form a 8 unit of 8 octamers, 8 molecules called histone octamer, ठीक है। The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome, ठीक है। A typical nucleosome contains 200 base pairs of DNA helix। Nucleosome constitute the repeating unit of a structure in nucleus called chromatin। इससे क्या बनेगा, जब ये रिपीट हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर क्रोमैटिन बन जाएगा। थ्रेड लाइक स्टेन्ड कलर्ड, अच्छा क्रोमैटिन को डिस्कवर किसने किया था, फ्लेमिंग ने, यहाँ पे दिया नहीं, फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, ठीक है ना। मेरे ख्याल आपको 11th में दे रखा है। The nucleosomes in the chromatin are seen as beads on string structure when viewed under electron microscope। The beads on string structure is packaged to form chromatin fibers। फिर इससे क्या बन गए, chromatin fibers that are further coiled and condensed at metaphase stage to form chromosomes। The packaging of chromatin at higher level requires additional set of proteins that collectively are referred to as NHCs, non-histone chromosomal proteins। In a typical nucleus, some region of chromatin are loose। अच्छा ये chromatin के बारे में है, heterochromatin, euchromatin। हेट्रोक्रोमैटिन कैसा दिया हुआ है, देखो नीचे, एक्टिवली एक्टिव क्रोमैटिन है ये, ठीक है। इनएक्टिव, सॉरी हेट्रोक्रोमैटिन की बात कर रहे हैं। हेट्रोक्रोमैटिन देखो लास्ट में दिया हुआ है, इनएक्टिव है, और यूक्रोमैटिन कैसा, एक्टिव है, ठीक है। यूक्रोमैटिन, क्रोमैटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन डार्क। डार्क कौन सा, हेट्रोक्रोमैटिन, और यूक्रोमैटिन लाइट। अब ये सब आप समझ नहीं पाए होगे, अभी मैं आपको समझाऊंगा अभी प्रॉपरली। तो पहले मैं इसको यहीं पर रख देते हैं, इतनी दूर क्या उठ के हमें जाना है। देखना, पहले इन्होंने बताया कि इसमें हम कौन से प्रोटीन यूज कर रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन यूज कर रहे हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से। अब उस अमीनो एसिड में एसिड वाला पार्ट ज्यादा है कि बेस वाला पार्ट, आपने पढ़ा होगा ना, RCOOH और यहाँ पे होता है NH2। ये ज्यादा होगा तो फिर वो बेसिक है, ये ज्यादा होगा तो फिर वो एसिडिक है। अब लाइसिन और आर्जिनिन का नाम इन्होंने लिया, कि लाइसिन और आर्जिनिन ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिससे हिस्टोन प्रोटीन बना है। सॉरी, बेसिक है और कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। हिस्टोन प्रोटीन्स किससे बना, लाइसिन एंड आर्जिनिन। इनमें अमीनो एसिड में अमीन वाला पार्ट ज्यादा है, ठीक है ना।
ये दोनों कैसे हैं? बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, जिससे क्या बना? प्रोटीन जो बने वो बेसिक नेचर के बनेंगे, ठीक है ना। तो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो कि बेसिक इन नेचर हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। कैसे बने हैं? लाइसिन आर्जिनिन से बने हैं, और जो कि कैसे हैं? बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, इसीलिए तो ये भी बेसिक हुआ। अब ध्यान से समझेंगे, हिस्टोन का ऑक्टामर को समझना है। हिस्टोन ऑक्टामर में आपने पढ़ा, देखना क्या लिखा हुआ, कहा गया? हिस्टोन ऑक्टामर की डेफिनेशन पढ़ो। यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन, यही है। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स। 8 मॉलिक्यूल्स हैं, उसके ऊपर उस पूरी यूनिट को हमने क्या कह दिया? हिस्टोन ऑक्टामर कह दिया, ठीक है ना। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। ये है आपके पास एक हिस्टोन, सेकंड हिस्टोन, थर्ड हिस्टोन, फोर्थ हिस्टोन। यार थोड़ा सीधा बना लेते हैं इसको, टेढ़ा बन गया ये तो, बट स्टिल थोड़ा इसको हम अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखना, 1 2 3, अब परफेक्ट बना 4। ये 4 बनाए अभी मैंने, बाकी कहां है? बाकी इनके पीछे, 5वां, 6वां, 7वां, ये आ गया 8वां, ठीक है ना। ऐसे होंगे 8 ये, मतलब एक गोला आगे एक गोला पीछे, एक गोला आगे एक गोला पीछे, ठीक है। ये है आपके पास H2A हिस्टोन, H2B हिस्टोन, H3H4। बोला H1 कहाँ है? H1 बाद में आएगा, H1 बाद में आएगा, वो ऑक्टामर का पार्ट नहीं है। ऑक्टामर में तो यही 8 मॉलिक्यूल्स है, इसमें क्या है? H2A हिस्टोन है, H2B हिस्टोन है, और H3 और H4 हिस्टोन्स हैं, जो कि कितने हैं? 2 हैं, हर एक कितना? 2। ये क्या बन गया? हिस्टोन का ऑक्टामर बन गया। इस हिस्टोन के ऑक्टामर पे डीएनए बाइंड होना स्टार्ट कर देगा। डीएनए जो है इसके अंदर, इसके ऊपर घूमना स्टार्ट कर देगा। कैसे? देखना ध्यान से। न्यूक्लियोसोम आएगा इसके बाद, जिसको हम बोलेंगे क्या? देखना, ये ऐसे 8 हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से इस पिक्चर को देखना, ये आपको पिक्चर क्या दिखाई है? कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। ये इन्होंने जो गोला दिखाया है वो इस पूरे को ही गोला बता दिया। ये पूरा गोला है, और इससे ऐसे ऐसे लिपटा हुआ है डीएनए। ये देखो, ये क्या है? ऐसे देखो, लिपटा हुआ ना ये डीएनए। ये क्या है? ये जो बना है, ये पूरा जो गोला है, ये हिस्टोन मॉलिक्यूल्स का कोर। कोर का मतलब ये पूरा ऑक्टामर दिखाया है इन्होंने, ठीक है। ओके, देख लो चाहे, यू कैन चेक इट आउट। ये आपको बीड्स ऑन स्ट्रिंग का स्ट्रक्चर दिखा दिया कि जब ये न्यूक्लियोसोम ज्यादा हो जाएंगे तो आपको लगेगा बीड्स ऑन स्ट्रिंग का स्ट्रक्चर है। अब इसको भी ध्यान से समझिएगा, देखना ये क्या है? पूरा का पूरा एक ऑक्टामर है। ऑक्टामर मैंने मान लिया यहां से कोई डीएनए, ये आ गया, पीछे से आ रहा है, और ये आगे से आ रहा है। ये घूम के थोड़ा इसको हम नीचे से लेके आते हैं। डॉटेड मतलब पीछे से आ रहा है, ठीक है। और ये देखो ऐसे दे रखा होगा, फिर ये जाएगा पीछे से आएगा, देखो, फिर पीछे गया। अब इसको मैं देखना, फिर आगे से आएगा, ठीक है। ये देख लो, ठीक है ना। यार ये अच्छे से नहीं बना है, तो पूरा 2 राउंड बना दिए मैंने, अच्छे से नहीं बन पाया। ध्यान से देखना फिर से, इसको मैं पूरा एक गोला ही बनाता हूं, ठीक है। गोला ही बनाता हूं, सिंपल। गोला विजिबल है? हाँ पूरा विजिबल है, देखना। ये आया और ये पीछे से गया, ठीक है। अब फिर पीछे से घूम के आएगा, यहां से आ गया, मैंने मान लिया। देखो देखो, एनसीईआरटी में देखना, टर्न्स काउंट करो पहले इसके, कितने टर्न हो रहे हैं देखना। ये 1 टर्न पूरा, यहां से लेके यहां तक 1 टर्न पूरा हो गया।
फिर देखो देखो देखो, ये एक बार घूम के ऐसे आया, यहाँ से पीछे से गया और फिर एक एक टर्न हो गया, फिर बाकी जो थोड़ा सा बचा वो आगे लटक गया। ठीक है, आगे लटका हुआ है, देख लो। अभी आपका एक टर्न पूरा हुआ क्या? नहीं। ये हो गया। हम्म, हम्म, हम्म। और फिर हल्का सा ऐसे जो है ये आपको दिखाया। ठीक है, ये है आपके पास। अभी कितने टर्न ले रहा है यहां से देखना, ये देखो, ये एक टर्न, एक टर्न, और बाकी जो हल्का मुल्का बचा हुआ है ये एक से थोड़ा सा ज्यादा टर्न ले रहा है। दो टर्न पूरे नहीं हो रहे, एक से ज्यादा टर्न ले रहे हैं, बट दो से थोड़ा सा कम है, देखो, दो से हल्का सा कम, बिकॉज ये बाकी जो कहां चला गया, बाहर चला गया, तो इसको बोलेंगे दो से हल्का सा कम। फिर आगे यहाँ पे क्या होगा, एक और ऐसा ही होगा हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है ना, उस पे भी यही चला जाएगा, देखना। हम्म, ये देखो, कहां से मिटाना है इसको, पीछे से पीछे वाला हटा देना, ये पीछे वाला है। ठीक है, ये देखो, ये आगे से आया, फिर से पीछे से जा रहा है, तो ये मैंने पीछे वाला फिर से रब कर दिया। तो अब ये क्या लग रहा है आपको, ये पूरी स्ट्रिंग लग रही है ना, डीएनए, देखो, डीएनए क्या लग रहा है, डीएनए स्ट्रिंग लग रहा है, उसके ऊपर कुछ बीड्स चिपकी हुई हैं, तो ये क्या हो गया, ये गोले गोले क्या लग रहे हैं, बीड्स लग रहे हैं, धागे पे बीड्स की तरह। ठीक है ना, तो ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग हो गया। ठीक है ना, अब देखो, अब ध्यान से समझिएगा, इसको यहाँ पे लूप कौन करवाएगा, तो यहाँ पे भी एक प्रोटीन होगा, हिस्टोन ही होगा वो भी। ठीक है ना, यहाँ पे ये एक प्रोटीन लगा दिया मैंने, ये इसको लूप प्रॉपर करवाने के लिए एक प्रोटीन लग गया, जो कि इसको लूप करवाएगा, लूप करवाएगा, और क्या करेगा, लिंक करेगा अगले वाले से, देखना। इसको हमने क्या कह दिया, H1। ठीक है ना, H2 H1 नहीं था ना यहाँ पे, H1 इस ऑक्टामर में नहीं है, H1 न्यूक्लियोसोम में नहीं है। न्यूक्लियोसोम क्या है, सिर्फ ये एरिया, इसको नहीं लेंगे न्यूक्लियोसोम के बीच में। ठीक है ना, H1 इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑक्टामर और H1 इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम, तो ये H1 है, ये H1 देखना। अब जो ये पार्ट H1 के ऊपर लिपटा हुआ है, क्या ये दो राउंड में आया? नहीं, दो राउंड में तो हम वही गिनेंगे ना जो इसके ऊपर गिना गया, तो दो राउंड इसीलिए हम क्या कहते हैं, पूरे दो राउंड पूरे नहीं हुए। कितना राउंड पूरा हुआ डीएनए का, एक न्यूक्लियोसोम पे, एक न्यूक्लियोसोम में मतलब कितने राउंड हो गए, 1.75। तो ये हम अगले पेज पे लिखते हैं, ये H1 है। इसको क्या कहेंगे हम, जो दो ऑक्टामर्स के बीच का, जो न्यूक्लियोसोम्स के बीच का डीएनए है, इसको हमने क्या कह दिया, लिंकर डीएनए कह दिया। एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स आते हैं, 200 बेस पेयर्स। ये देखो ऐसे, कैसे पता चला ये, 1/3/4 राउंड अगर कवर कर रहे हैं तो उसमें कितने, 200 बेस पेयर्स आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको नोट करना चाहो कर सकते हो, जल्दी इसको नोट कर लेना। ये क्या दिखाया मैंने आपको, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया है, न्यूक्लियोसोम। ओके, अब हम एनसीईआरटी भी एक बार देखते हैं। देखो, यही सब आपको बताया हुआ है, कुछ रह तो नहीं गया, क्रोमैटिन रह गया, क्रोमैटिन रह गया। अच्छा, वो हमारा तक अभी पहुंचे ही नहीं है, हम हिस्टोन ऑक्टामर बता दिया मैंने आपको, न्यूक्लियोसोम बता दिया, ठीक है ना, और 200 बेस पेयर्स के बारे में बता दिया। अब हल्की फुल्की जानकारी थोड़ी सी आपको और मैं दे देता हूँ यहाँ पे अगले पेज पे, देखना। अब मैं एक सिंगल न्यूक्लियोसोम बना रहा हूँ, ठीक है ना,
ऐसे ठीक था वैसे तो। ठीक है, नहीं ये तो ज्यादा डाल दिया। हाँ, देख लो, एक और 1.5 और बाकी 1.75, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, टोटल डीएनए wounded wounded in वन न्यूक्लियोसोम, कितना, 200 बेस पे। आप ये भी निकालना चाहते हो कि एक न्यूक्लियोसोम में कितना डीएनए आपके पास आ गया, कितना मीटर या कितना नैनोमीटर, वो भी आप निकाल सकते हो। कैसे, लेंथ ऑफ डीएनए इन वन न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम से कितना लेंथ कवर हो रहा है, चलो वो तो बाद की बात है। पहले ये हो गया टोटल डीएनए इन वन न्यूक्लियोसोम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन और क्या आ सकता है, टोटल टर्न्स ऑफ डीएनए, एक न्यूक्लियोसोम में कितने टर्न्स हो रहे हैं, 1/3/4 टर्न्स और 1.75 टर्न्स, ठीक है। अब लेंथ ऑफ डीएनए कैसे निकाल सकते हो, आपने पढ़ा था कल दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस, याद करो वो दिन 3.4 नैनोमीटर तो पूरे उसका था, ठीक है ना। अब 0.34 नैनोमीटर था, है ना, तो 0.34 नैनोमीटर दैट मीन्स 200 इंटू 0.34 और जो आंसर आएगा वो आएगा नैनोमीटर में। तो कैलकुलेट भी कर लेते हैं, 2 4 8 2 3 6 एंड 00, तो 68 नैनोमीटर कह लो, 68 नैनोमीटर्स, ऑलराइट। तो ये प्रॉपर आंसर, हाँ जी यही है आपका प्रॉपर आंसर, ठीक है, 2 जीरो तो हो जाएंगे, ठीक है। तो 68 नैनोमीटर जो है वो एक न्यूक्लियोसोम कवर कर रहा है। तो ऐसे कितने न्यूक्लियोसोम्स होंगे वो भी निकाल सकते हो आप, हाउ मेनी बीड्स विल बी देयर इन ह्यूमन बीइंग, ऐसे कितने आपको बीड्स दिखेंगे, हाउ मेनी बीड्स, टोटल अपॉन एक कितना कवर कर रहा है, टोटल कितना डीएनए आपके पास, 2.2 मीटर डिवाइडेड बाय एक कितना कवर कर रहा, 68 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, है ना। तो इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल ही जाएगा। देखना, ये एक बार मैं नीचे हटा देता हूँ, नीचे एक जीरो चला जाएगा तो उससे यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁸, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स, अगर मैं इसको आगे वाले को एक्स्ट्रा को लिंकर डीएनए को काउंट ना करूं, सिर्फ न्यूक्लियोसोम्स काउंट करूं कि सारे न्यूक्लियोसोम्स ही बना रही है, ठीक है, तो कितना लगेगा, देखना। इसको कैंसिल करो, 2 से जाएगा ये 11 पे, ये चला गया 234, 11/34 मतलब 1/3 कुछ आ जाएगा, 1.1/3 पॉइंट समथिंग। लेट मी कैलकुलेट इट यूजिंग द कैलकुलेटर, वेट करना 1 मिनट का, 1 मिनट को रुक जाओ, जरा कैलकुलेट कर लें। 2.2 डिवाइडेड बाय 34 नहीं 68, 68 दैट इज 0.03235। ये 2.2 क्यों कर रहे हैं हम, पॉइंट तो हटा दिया था, 22 डिवाइडेड बाय 68, 0.3235, 0.3235 इंटू 10⁸8 आपको नंबर ऑफ बीट्स लगेंगी। तो ये देखो कितना हाई नंबर है बीट्स का, कितने ज्यादा न्यूक्लियोसोम आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, कितने ज्यादा न्यूक्लियोसोम लग जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में दिया भी होगा, ये क्वेश्चन की फॉर्म में दिया था, देखना। theoretically how many such beads do you imagine are present in mammalian cell? एक्चुअली तो ये एक्चुअल नंबर तो है नहीं, बिकॉज एक्चुअल नंबर इससे थोड़ा कम ही होगा। कम क्यों होगा, बिकॉज बाकी तो लिंकर डीएनए भी तो है 0.25, ठीक है ना, 0.25 टर्न में लिंकर डीएनए भी तो आएगा, 2 टर्न से थोड़ा सा कम है, ठीक है ना। तो बस ये क्या था आपके पास, एक मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको क्या दिखेगा, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो भी आपको लिखवाई देता हूँ, पहले आप इसको नोट करना।
the bead zone string structure is visible under इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब आएंगे हम क्रोमैटिन पे। नाउ कॉमा these न्यूक्लियोसोम्स गेट कॉम्पैक्ट, ये भी कॉम्पैक्ट हो जाएंगे टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए कॉम्पैक्ट होंगे? टू फॉर्म क्रोमैटिन। अभी क्रोमैटिन भी दो तरह का है, यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। इनके बारे में भी देखते हैं, पहले आप इसको नोट करना। क्रोमोसोम तक का सफर, इसके बाद क्रोमैटिन जो है वो खुद ही कवर करेगा, ठीक है ना। वो भी लिखवा ही देता हूं, इसी पे लिखवा, अगले पे लिखते हैं, ठीक है। यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन को पहले मैं आपको एक उससे दिखाता हूं, इमेज से दिखाता हूं, पिक्चर से क्लियर करता हूं, फिर आपका आज का टॉपिक तो कंप्लीट हो जाएगा एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स दी not the next topic but towards your comments and after that, after your comments, एक मिनट में पहले पिक्चर निकाल लेता हूँ, वो वाली बक बाद में करता हूँ। आफ्टर योर कमेंट्स व्हाट वी विल बी लुकिंग ऑन टुवर्ड्स, मुझे किस चीज की पिक्चर निकालनी थी पहले तो मैं ये भूल गया, क्या करवा रहा था मैं। अच्छा, हेट्रोक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। देखना, ध्यान से देखना इस पिक्चर को, ये देखना, ये आपको दिख रही होगी अभी, चेक करो, ये यूक्रोमैटिन है। देखो यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड है, हेट्रोक्रोमैटिन देखो कितना मतलब डेंसली पैक्ड है, और इसीलिए ये डार्क दिखता है। कोई चीज अगर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ज्यादा रखी हो तो डार्क दिखती है, और ये लाइट दिखेगा, है ना, लाइट स्टेन या लाइट विजिबिलिटी, ठीक है। ये एक्टिव है और ये इनएक्टिव है, बिकॉज एक्टिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको आगे जाके क्या, तो ये डीएनए जो है इसके अंदर वो एक्टिव का क्या मतलब हुआ कि आसानी से लूज हो जाएगा और उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, लूज होके ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होके आगे ये ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए लूज चाहिए होता है डीएनए, तो दैट इज वाई हम कह रहे हैं कि जो लूज है कौन सा था, यूक्रोमैटिन। देखो फिर से दिखा देता हूँ, देखो ये देखना, यूक्रोमैटिन जो कि लूज है वो क्या करेगा, क्या करेगा, वो चुपचाप ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, ठीक है ना। तो यही मैं आपको बता देता हूं, यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड, हेट्रोक्रोमैटिन इज डेंसली पैक्ड। यूक्रोमैटिन क्या है, इसमें इतना ज्यादा वो नहीं है, मतलब क्या कह सकते हो, लाइट, पहले वो लिख लो, लाइट कलर, लाइट है, और ये क्या है, डार्क है, और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। अब ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है मतलब अगर आपको हेट्रोक्रोमैटिन से आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है, एमआरएनए बनाना है, दैट मीन्स आपको पहले हेट्रोक्रोमैटिन को लूज करना पड़ेगा, यूक्रोमैटिन बनाना पड़ेगा, फिर आप इसकी ट्रांसक्रिप्शन करवा सकते हो। दिस इज व्हाट इज यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन, या क्रोमैटिन के बारे में आपने जो पढ़ा, ठीक है। तो ये है अबाउट क्रोमैटिन, तो इसको भी आप नोट करना चाहो कर सकते हो। फिर हम चलते हैं क्रोमोसोम की तरफ, या यहीं पे लिख दूं, नीचे है जगह वैसे तो, बट इसी पे लिख देते हैं। कितना टाइम हो गया, ओके हाँ, फिर 45 मिनट्स तक हो जाएगा, फिर हम आगे रिवाइज ही करेंगे लेक्चर को, पिछले लेक्चर को, ठीक है ना। जिसको नहीं करना चाहे वो कर जा सकते हैं फिर उसके बाद, ठीक है। नोट क्या, these chromatins condense to form chromosome. These chromatins condense to form chromosome
ऑफ मेटाफेज। जैसे क्रोमोसोम्स हमें मेटाफेज में दिखते हैं वैसे हमें चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको और कंडेंस कर लेते हैं। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अब जिसको जाना है वो जा सकता है। होमवर्क है आपका डीपीपी नंबर 2, ठीक है। होमवर्क लिख लीजिए पहले। अच्छा, ये कैसे होगा, ये यहाँ पे ये चीज लिख लो। बाय अटैचमेंट ऑफ NHCs NHCPs नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन्स। देखो अगले पेज पे दिया था मेरे ख्याल से, है ना। NHPs NHCPs, ठीक है, लूजली पैक्ड, चेंज लाइट, यूक्रोमेटिन, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ठीक है ना। बस ये सब हमें देख लिया। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, यानी कि ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट देखेंगे, फिर वो मैकार्टी वाला देखेंगे। देखो ये कहाँ गया, ये एवरी मैकार्टी एंड मैक्लियोड, एंड देन लास्ट देखेंगे हम डीएनए कंफर्मेशन वाला हर्शीज एंड चेज एक्सपेरिमेंट। फिर है कुछ डीएनए वर्सेस आरएनए की कौन सा बेटर है, फिर है आरएनए वर्ल्ड की आरएनए पहले आया इसके क्या क्या प्रूफ्स हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। मेन टॉपिक कहाँ से स्टार्ट है, रेप्लिकेशन, फॉर्क, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड्स, ठीक है। एचजीपी भी इतना मतलब वो नहीं है खास, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो हमें क्या लिखना है, अभी लिख लिया ना वो NHCPs भी इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये भी लिखना तो लिख सकते हो, इसकी मैं आधे में फोटो खींच लेता हूँ, देखो जुगाड़मेंट। नेक्स्ट, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द होमवर्क। होमवर्क देखेंगे, फिर पिछले लेक्चर का रिवीजन करेंगे, फिर हम कमेंट्स पढ़ लेंगे जो अभी तक आपने करे हैं, ठीक है ना। इन 2 लेक्चर्स में भी बड़े कमेंट्स आ गए। थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट, ठीक है। एंड अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर द यूट्यूब कि इतना छोटा सा चैनल होने के बाद भी उन्होंने कई बंदों को सजेस्ट किया होगा, तो ये आपने देखा ना, ठीक है। तो होमवर्क में रिवाइज द लेक्चर, नहीं रिवाइज कर सकते हो कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में मैं लास्ट में पूरी रिवाइज करवाई दूंगा, ठीक है ना। एंड नोट्स बना लेने हैं आपको, ठीक है। और डीपीपी नंबर 2 सॉल्व कर लेना, ठीक है। जितने मेरे को पता नहीं ना कैसी क्या है, ठीक है, तो आप सॉल्व कर लेना। अब मैं इसको भी मिटा देता हूं, और अब हम क्या करेंगे, इसको पहले तो एक्सपोजर लॉक करूंगा, एक्सपोजर लॉक भी नहीं था पूरी वीडियो में। अब हम क्या करेंगे, पिछले लेक्चर का रिवीजन करेंगे, रिवीजन ऑफ लेक्चर 2 एंड लेक्चर 1 भी साथ ही में। लेक्चर 2 चलो, लेक्चर 1 तो क्या ही रिवाइज करना है, वो तो आपको करवाया हुआ है, ठीक है ना। लेक्चर 1,2 देखना। लेक्चर 1 में हमने देखा था अबाउट न्यूक्लियोसोम्स की, वो कैसे न्यूक्लियोसाइड वो कैसे बनते हैं, एडेनाइड एडिनोसाइन कैसे बनेगा, गोनोसाइन कैसे बनेगा, ठीक है ना, थाइमिडीन कैसे बनेगा, यूरिडीन, ठीक है, या ऑलराइट। तो वो सब कैसे बनेंगे, उनमें होगा एक शुगर, राइबोस शुगर होगी, पेंटोस शुगर होगी, राइबोस हो सकती है या डीऑक्सीराइबोस हो सकती है। अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोस, नहीं तो सिंपल जैसे आपने पढ़ा राइबोस शुगर। राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस में क्या डिफरेंस है देखना, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, OH, यहाँ है CH2OH, और बाकी ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 कार्बन वाली शुगर्स हैं सारी, ठीक है ना। इसीलिए क्या कहते हैं, पेंटोस शुगर। और कैसी शुगर्स हैं, ये आपके पास क्या बनाई मैंने, ऑक्सी राइबोस वाली शुगर। यहां से मैंने सेकंड से अगर मैंने निकाल दिया तो उसको बोलेंगे डीऑक्सीराइबोस। और कैसी, 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोस शुगर, 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है ना। फिर इस पे फर्स्ट प्लेस पे आ गया क्या, नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस भी कई तरह के होते हैं। अगर आपको और बेटर तरीके से समझाऊं तो क्या आपने पढ़ना है, न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा था हमने फर्स्ट लेक्चर में। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक होती है शुगर, जो मैंने आपको वहां पे समझा दी, ठीक है ना। या ये कैसी होगी, राइबोस होगी, या ये कैसे होगी, 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोस होगी। ये हो गया न्यूक्लियोटाइड के शुगर के बारे में। फिर है नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा उस पे, कैसे जुड़ेगा, हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे, ऑलवेज एट फर्स्ट पोजीशन, एट
1 प्राइम कार्बन। अब नाइट्रोजनस बेसिस भी दो तरह के हैं, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। पायरिमिडीन्स पे और प्यूरीन्स पे दोनों पे नाइट्रोजन होगा साथ में कार्बन के साथ, मतलब कार्बन भी है इस रिंग में, नाइट्रोजन भी है रिंग में। प्यूरीन कैसे हैं, डबल रिंग्ड है, 2 रिंग्स होंगी इसके पास होगी 1 रिंग। प्यूरीन जो डबल रिंग्ड है उन पे जो नाइट्रोजन है, तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स है दोनों कैसी हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स का क्या मतलब हुआ कि उनमें कार्बन के अलावा कोई और एटम भी, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ठीक है ना। प्यूरिन्स में जो 2 रिंग्स हैं उसमें नाइट्रोजन कहाँ पे है, 1, 3, 7 एंड 9 पोजीशन पे, ठीक है ना। और इस पे 1,3 पोजीशन पे नाइट्रोजन है, ठीक है ना। एक मिनट यार, लेट मी चेक इट कि प्यूरिन्स पे 1379 है 1359 है, एक बार चेक कर लेता हूँ बिकॉज ऐसे वहम, हाँ सही है 1379 मैंने एक बार चेक भी कर लिया, और ये यहाँ पे 13 पे। अब प्यूरिन्स के केस में अगर प्यूरिन जुड़ रहे हैं तो कौन से नाइट्रोजन से जुड़ेगा बॉन्ड, 9th से, और इसमें पायरिमिडीन्स में फर्स्ट नाइट्रोजन से जुड़ेगा। कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, N2 बेस लगेगा। इसको हमने क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के आपके कई सारे नाम दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, एडेनोसाइन, गोनोसाइन, मतलब ATGC आपने पढ़ा ना, ATGC। अब टी की जगह यू हो सकता है, यू किस में होगा, इन RNA। तो एडिनोसाइन या डीऑक्सी एडिनोसाइन, गोनोसाइन या डीऑक्सी गोनोसाइन, डीऑक्सी किसमें, DNA में, ठीक है ना। अब देखो टी तो है ही किसमें, DNA में, तो उसमें डीऑक्सी थाइमिडीन बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप थाइमिडीन बोलोगे तो वो भी पता चलेगा कि किसमें है, DNA में है, ठीक है ना। और यूरेसिल किसमें है, RNA में है, तो इसको यूरिडीन बोलोगे तो चलेगा, बट इसको डीऑक्सीथाइमिडीन बोलना तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। और C मतलब साइटोसिन साइटिडीन, ठीक है, या डीऑक्सीसाइटिडीन, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए न्यूक्लियोसाइड। फिर आफ्टर दैट कम्स फॉस्फेट। फॉस्फेट कहाँ पे होगा, एट 5 प्राइम कार्बन। 5 प्राइम कार्बन कौन सा, ये, तो इसमें से OH जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा, OP डबल बॉन्ड O। अभी तो हो गया मोनोफॉस्फेट, ये क्या है, मोनोफॉस्फेट। ऐसे ट्राइफॉस्फेट हो जाएंगे, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना, ट्राइफॉस्फेट। और फिर हमने क्या पढ़ा कि ये चीज जो है, इसमें ये फॉस्फेट और ये शुगर, ये बैकबोन बनाएगा और ये प्रोजेक्टिंग होंगे टुवर्ड्स इनवर्ड्स। तो जैसे एक DNA स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरी स्ट्रैंड, तो इसके इस साइड, बाहर वाली साइड क्या होंगे, शुगर और फॉस्फेट, अंदर वाली साइड क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस, जो आपस में क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, नाइट्रोजनस बेसिस आपस में पेयरिंग करेंगे। और हर एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन से ही पेयरिंग कर सकता है। प्यूरिन में 2 रिंग्स हैं, पायरिमिडीन में 1 रिंग। फिर मान लिया पायरिमिडीन इस साइड, प्यूरिन उस साइड, तो ऐसे बनेगा ना। तो देखो ये जो है डिस्टेंस जो है सेम रह रहा है। फिर हमने पढ़ा था अबाउट द, एक मिनट इसकी फोटो खींचते हैं। फिर हमने पढ़ा था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ DNA हेलिक्स बाय दैट, अच्छा एक और कई सारे नाम आपके पास आए थे, फ्रेडरिक का नाम आया था, मिस्चर का शायद, है ना, कि उन्होंने न्यूक्लियन बताया था कि अच्छा उन्होंने कुछ एसिडिक वो मिले, स्ट्रैंड्स मिले, न्यूक्लियन नाम दे दिया उन्होंने, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि एक फ्रैंकलिन है ना, फ्रैंकलिन थे, और एक और था, कोई फ्रैंकलिन था एक, और एक था विलियम था मेरे ख्याल से, शायद चेक कर लेते हैं एक बार, पीछे होगा, जिन्होंने क्या किया था, एक्सरे स्टडीज की थी। उनकी एक्सरे स्टडीज के बेस पे ये देखो कहाँ गया, हाँ, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, इनकी एक्सरे स्टडीज के बेसिस पे क्या हो गया, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दे दिया इन्होंने। किन्होंने किन्होंने ओ कारिता चिकोरिता, किसने दे दिया डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, हमारे वॉटसन एंड क्रिक ने। और कैसा दिया कि राइट हैंड साइड पे ऐसे ट्विस्ट हो रहा है, मेरा राइट हैंड ये ना, तो इसकी साइड पे ऐसे ट्विस्ट हो रहा है, देखना, ये है DNA का स्ट्रक्चर ऐसा, ठीक है, कि राइट हैंड साइड को ट्विस्ट हो रहे हैं। इसको थोड़ा और बेटर बना देते हैं, चलो देखना, ये देखो ऐसा ही है ना। तो ये देखना आपकी बुक में भी डायग्राम दे रखा होगा, चेक कर लो आप, उससे समझना आपके लिए भी बेटर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये था। अब एक्चुअली राइट हैंडेडली कैसे देखना है, ऐसे देखना है कि ऐसे, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसका कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, ऑफ कोर्स वाली बात है। इसी को अगर आप ऊपर खींच लें, देखो ये देखना, ये है ना, ऐसे बना लो, राइट हैंडेड बन गया, ठीक है। तो हम इसी से समझ लेते हैं, देखना, राइट हैंडेड फैशन में है, ट्विस्टेड, ठीक है। और ये अगर मैंने इसे सेंटर मान लिया ना,
ठीक है, ये अगर मैंने इसको सेंटर मान लिया तो देखना यहां से ये टर्न स्टार्ट हुआ ऐसे और ऐसे, यहां पे खत्म हुआ। ये होती है पिच। ये क्या होती है? पिच होती है, जो कि 3.4 नैनोमीटर आपने पढ़ी है, 3.4 नैनोमीटर पढ़ी है। एक पिच में कितने बेस पेयर आपने पढ़े? 10 बेस पेयर पढ़े हैं। और 10 बेस पेयर जो है, 10 बेस पेयर का मतलब क्या हो गया? एक बेस पेयर का डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस बिटवीन टू बेसिस कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 3.4 कहा, 10 को डिवाइड करना, 10 से डिवाइड करना इसको, तो 0.34 नैनोमीटर आ जाएगा, जो कि हमने भी मल्टीप्लाई भी किया 200 से, ठीक है ना। और और क्या क्या पढ़ा हमने इसके बारे में कि इसमें ए टी जी सी के कैसा कैसे बॉन्डिंग होगी? ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कौन सी? हाइड्रोजन डबल बॉन्ड है ये। डबल बॉन्ड वैसे नहीं है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगी, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगी। ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है। इसको स्टेबिलिटी कौन देगा? फॉस्फेट देगा, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग देगा। जो नाइट्रोजन इस बेस जुड़ा है वो कैसे जुड़ेगा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स की मदद से। और जो फॉस्फेट जुड़ा है वो किससे जुड़ा? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड से। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ेगा? फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड से। नंबर ऑफ फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड इन अ डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स की बात कर रहा हूं मैं, तो डबल हेलिकल के अगर मैं दो स्ट्रैंड्स की बात कर रहा हूं तो वो देखना, ए यहाँ पे कोई ना कोई बेसिस प्रेजेंट है, मान लो ए टी सी जी, ए के लिए टी ए जी सी है ना। तो यहाँ पे कितने आपके पास फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड्स? एक दो तीन चार पाँच छह फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड्स। कितने बेसिस थे? 8, 8 माइनस 2 6। ऐसे आपको याद रखना है। अगर आपके पास क्या बात की है कि दो स्ट्रैंड्स हैं, तो उन दो स्ट्रैंड्स के लिए क्या करोगे आप? जितने टोटल बेसिस उसमें से दो को हटा देना है, दो कम कर देना मतलब, ठीक है। और एक और चीज, अगर एक स्ट्रैंड का यहाँ पे 3 प्राइम है तो उसका यहाँ पे 5 प्राइम होगा, और अगर इसका 5 प्राइम है तो इसका 3 प्राइम फ्री होगा। 3 प्राइम 5 प्राइम क्या है इसको डिटेल में समझना थोड़ा पिछले मुश्किल होगा यहाँ पे समझाना उतना, ठीक है। तो ये सब हमने देखा था। फिर हमने देखा था शरगॉफ्स रूल। शरगॉफ्स रूल में क्या कह रहे थे? नंबर ऑफ प्यूरिन्स इक्वल्स नंबर ऑफ पायरिमिडीन्स। मतलब ए प्लस प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं? ए जी होता है ना, तो ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी, डबल स्टैंडर्ड में ये 1 होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ये 1 रहेगा। एंड अगर मैं बात कर रहा हूँ ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी, तो ये कांस्टेंट होगा, और कभी कभी 1 भी हो सकता है। अगर डबल स्टैंडर्ड की बात करें तो 1 भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। ये कांस्टेंट रहेगा। अगर जी प्लस सी ज्यादा है तो वो यूकैरियोट है, सॉरी प्रोकैरियोट है। अगर ए प्लस टी ज्यादा है तो वो यूकैरियोट है। ए प्लस टी ज्यादा मीन्स के इज ग्रेटर देन 1, जी प्लस सी ज्यादा मीन्स के इज स्मॉलर देन 1। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रिवीजन ऑफ प्रीवियस लेक्चर्स, शरगॉफ्स रूल्स, और ये सब हमने देखा था। फिर तो हमने सेंट्रल डोग्मा देखा, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे? सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल को स्टार्ट करेंगे, ओके। उसको भी मेरे ख्याल से लग ही जाएंगे 2 लेक्चर्स। वैसे मैं इसकी एक बार फोटो खींचता हूँ, फिर हम आएंगे कमेंट्स की तरफ। तो एक बार थोड़ा मैं आपको कमेंट्स के बारे में बता दूं, कमेंट्स कैसे कैसे कर रहे हो आप, ठीक है, बढ़िया ही है। देखते हैं किस किसने क्या क्या कमेंट्स डाल रखे हैं। दैट्स ऑल जो हमने देखा था। लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आप जा सकते हैं, जिसको जाना चाहते हैं, जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। बट स्टिल मैं एक बार कमेंट्स पे रिएक्ट करना चाहता हूँ, तो वो आप देखना चाहो देख सकते हो, नहीं तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है यार, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो जाके। हाँ जी, तो कमेंट्स पे हम आते हैं, कहाँ गए ये है। हाँ, इन्हीं 2 लेक्चर्स के कमेंट्स हम देखेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के 2 लेक्चर्स के कमेंट्स हम देखेंगे, ठीक है ना। तो उसी पे हम आते हैं, तो कंटेंट पे देखो क्या, यहाँ से देखते चले, चलिए। तो लेक्चर 2 जो था उस पे कमेंट्स पहले पढ़ते हैं। एक कह रहे हैं देव कुमार जी, हिंदी मीडियम में स्टार्ट करो। हिंदी मीडियम में मैं नहीं करवा पाऊंगा, बिकॉज क्या है, मेरे को हिंदी मीडियम के एग्जैक्ट टर्म्स नहीं पता। ऐसे बोलता तो मैं यहाँ पे भी हिंदी हूँ, बट एग्जैक्ट टर्म्स जो होते हैं, जैसे मुझे क्या पता वहाँ पे क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम ही बोलते हैं कुछ और, ठीक है, वो चीज़ नहीं पता। जैसे सेल को कुछ और कहते हैं, है ना, कोशिका कहते हैं सेल को। तो फिर एक और आए हैं यहाँ पे यूजर, तो इनका नाम नहीं दिख रहा कैसे, अच्छा वीडियो से देखता हूँ, वहां पे सब विजिबल हो जाएगा। 1 मिनट रुकना। जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, मैं पहले भी कह रहा हूँ आपको, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है ना। यहाँ से दिख रहा है, हाँ यहाँ पे नाम दिख रहे हैं। रिहान कुरैशी ने कहा है, ब्रदर यू आर सो हार्ड वर्कर, यू विल गेट सक्सेसफुल सून, थैंक्स अ लॉट
कुरैशी जी, कुरैशी साहब, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट है अभिषेक, एक मिनट, हाँ, अभिषेक मधेशिया जी, ये क्या कह रहे हैं, यू आर ग्रेट ब्रो, थैंक्स अ लॉट, वेरी हेल्पफुल वीडियो, इन्होंने लिखा, थैंक्स अ लॉट। आगे देखते हैं लेक्चर नंबर 1 के कमेंट्स में पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ लिखा होगा यहाँ पे भी। अच्छा अच्छा यहाँ पे थोड़े कमेंट्स रंगीन है, ठीक है ना। ये है एक इंसान जी, नहीं, सुनील चेबाथीना, ये कह रहे हैं इवाद्रा नवू, आई डोंट नो इट्स मीनिंग, बट थैंक्स अ लॉट, जो भी अगर तारीफ है तो ठीक है, जो गाली है तो मुझे पता नहीं लगा, बट फिर भी ठीक है। आगे फिर इन्होंने दोबारा कमेंट किया, नाइस टीचिंग, मतलब वो पीछे भी तारीफ ही होगी, ठीक है ना। तो नाइस टीचिंग पे मैंने इनको हार्ट भी दे दिया था। यहाँ पे एक और आए हैं स्कोप इंसान, स्कोप इंसान करते क्या है, इनका मैं एक बार चैनल खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये खेलते हैं माइनक्राफ्ट, 11 दिन पहले इन्होंने वीडियो डाली है, एनीबडी कैन बीच मी, चलो जिसकी जैसी मर्जी, लिख रहे हैं, पहले खुद तो पढ़ ले, ओके ओके, पढ़ लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है जॉयदीप, नहीं डोरेमोन, जॉयदीप माजी, इन्होंने अपना वो लिखा यूजर नेम टाइप, ब्रो यू आर डूइंग ग्रेट, कीप गोइंग, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट साइलेंट 519 ने लिखा है, साइलेंट ने लिखा है, यू आर डूइंग ग्रेट, थैंक्स अ लॉट। फिर निशा गुप्ता जी कह रही हैं, हार्ट भेजा है इन्होंने, हार्ट मेरी तरफ से भी आपको निशा गुप्ता जी। नेक्स्ट, हे आप, नहीं यहाँ पे क्या है, ये नाम पहले पढ़ लेते हैं, न्यूरो सीरो जानो, पता नहीं क्या है ये, आई एम रियली सॉरी, बट इनका नाम वैसे क्या आ रहा है, एट द रेट पे जो आता है वो है तनुज अंगड़े, तनुज अंगड़े, आई एम रियली सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो सॉरी, तनु जांगड़े, तनु जांगड़े, यार क्या, सॉरी 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 सॉरी, रियली सॉरी। हे आप खुद ही छोटे हो पर पढ़ाते मस्त हो, पढ़ा मस्त रहे हो, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। नेक्स्ट श्वेता सिंह कह रही हैं, भाई तू पहले खुद पढ़ ले, श्वेता सिंह जी ओके, इनको रिप्लाई भी आया है किसी का, इनको रिप्लाई आया है मुक्सिदुल अलोम, मुक्सिदुल अलोम ने इनको रिप्लाई किया, तू पढ़ा नहीं, तू पढ़ना किसी वोर को कहने से पहले, आप ऐसे रिप्लाई मत करेगी तो बोलने दो यार, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, देखो ओके कह रहा हूँ बस, सिंपल। फिर सोनाली जी का कमेंट आया है, सोनाली जी कह रही हैं ओके ओके ओके, तो मैंने भी कह दिया ओके ओके ओके। फिर एक और यहाँ पे, अच्छा ये कमेंट मेरे को पता नहीं क्यों मतलब ऐसे दिखा, तौसीफ आलम, गजब बेइज्जती है, किसकी, हमारी की तुम्हारी, किसकी गजब बेइज्जती है, लेक्चर में कब हुई गजब बेइज्जती, हमें तो बताओ, हमने तो देखी नहीं यार। यार ऐसे मत किया करो। चलिए यही है कमेंट्स आपके, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।